गुजरात बोर्ड के मेरे भाई बहन, मैं आपको इको और ओसी की एग्जाम की पूरी तैयारी करवा दूंगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं हर चैप्टर के 3 मार्क्स के आईएमपी क्वेश्चंस को। 3 मार्क्स के आईएमपी क्वेश्चंस को करने के पहले आप जाओ और जाकर 2 मार्क्स की तैयारी करो। वो तैयारी कहाँ से करनी है, जाओ चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करो। मैंने हर चैप्टर के 2 मार्क्स के आईएमपी क्वेश्चन की तैयारी करवाई है। अब जो आप 2 मार्क्स की तैयारी करोगे ना, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के जो आंसर होंगे ना, हम उनको निकालेंगे और 3 मार्क्स के आंसर में डाल देंगे। तो इस तरीके से हम कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। थोड़ा सा मेहनत कर लो, आराम से सारी चीज़ें हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के 2nd चैप्टर को, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके पास से बोर्ड आपको 3 मार्क्स का सवाल पूछ रही है। अब सवाल कैसे पूछिए उसको देख लो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सप्लेन इट इन डिटेल। हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो बताना है बोर्ड को, उसको पूरा डिटेल में समझाना है। तो यहाँ पे मैंने देखो इतना बड़ा आंसर लिख के रखा हुआ है, इनको आप बोर्ड के अंदर लिख दोगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फोकस करता है इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। याद रखो, मैं भी याद करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है फोकस करता है इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है प्रोडक्शन के नंबर के इंक्रीज हो जाने पर। एग्जांपल यहाँ पे देखो, लास्ट ईयर, ये जो लास्ट ईयर है मान लो कि ये है 2024 और दिस ईयर को मान लेते हैं हम लोग 25। ये कौन सा ईयर है, 24, और ये है 25। तो 24 वाले ईयर के अंदर हमारे देश के अंदर 1 लाख कार बनाई गई थी और 25 के अंदर हमारे देश के अंदर 1,20,000 कार बनाई गई। तो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुआ, 20,000 कार से। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। कभी भी प्रोडक्शन के अंदर देश के अंदर इंक्रीज आएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग काउंट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। एज द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स देन प्रीवियस ईयर। 2024 के अंदर बनाया गया था 1 लाख कार, 2025 में बनाया गया 1,20,000 कार। अगले साल से 20,000 कार हमने ज्यादा प्रोड्यूस की। इस कॉन्सेप्ट को हमने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लिमिटेशन वाले सेक्शन से बोर्ड आपको 2 मार्क्स के सवाल पूछ रही है। किस तरीके से पूछ रही है उस पर ध्यान दे लेते हैं। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमको इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन बतानी है। तो यहाँ पे 4 लिमिटेशन मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, ध्यान देना, आराम से समझ में आएगा। ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, भैया नहीं समझ में आया, पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर ओनली द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम, नॉट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी को अगर अच्छा बनाना है तो जिंदगी की यानी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट और इनकम को नहीं बढ़ाना होगा। मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, बट पैसा कमाने के बाद मेरी जिंदगी में मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो मेरी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस नहीं करता है। किसके ऊपर फोकस करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और आउटपुट के इंक्रीज होने पर। तो प्रोडक्शन और आउटपुट के इंक्रीज होने वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर फोकस कर रहा है, क्वांटिटेटिव चेंज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बढ़ने के ऊपर। तो ये बुराई है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए खुशी और हेल्थ सब कुछ होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करता ही नहीं है। इग्नोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, समझाता हूं। इट डज नॉट शो वेदर द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड इक्वली अमंग पीपल। अब देखो, देश ने पैसा तो बना लिया, ज्यादा प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से देश के पास ज्यादा पैसा आ गया। अब जब देश के पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो जो पैसा आया है क्या सब लोगों के पास अच्छे से इक्वली बटा, इसके ऊपर भी इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस नहीं करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन मुद्दा क्या है, हम लोग ज्यादा सामान बनाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। अब वो कमाया हुआ पैसा सब तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इग्नोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। तीसरा, नेग्लेक्ट सोशल फैक्टर, समझाता हूं। ग्रोथ डज नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग कंडीशन। एक जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम और अच्छी लिविंग कंडीशन चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ये सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर देता है। अब एनवायरमेंटल डैमेज
स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया एनवायरमेंटल डैमेज, अभी वापस से समझा देता हूं। रैपिड ग्रोथ कैन लीड टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ज्यादा सामान कब बनेगा? जब ज्यादा फैक्ट्री लगेंगी। आप जितनी ज्यादा फैक्ट्री लगाते जाओगे उतना पॉल्यूशन फैलेगा, उतना जंगल काटना पड़ेगा, उतना नेचुरल रिसोर्स खत्म होता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। लास्ट में नैरो कॉन्सेप्ट, क्यों ऐसा बोला गया? इट फोकस ओनली ऑन आउटपुट, नॉट एन ओवरऑल वेलफेयर और हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देता हूं कि एक इंसान का वेलफेयर कब होगा, वो खुश कब रहेगा? जब उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी, जब उसको रहने की कंडीशन अच्छी मिलेगी। बट इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं करता है। वो किसके ऊपर फोकस करता है? सिर्फ आउटपुट के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो है। यहाँ पे हमने लिमिटेशंस को पढ़ लिया, समझ लिया। अगर डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं और भी आसान करके दूंगा इस टॉपिक को। इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम को। अब ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम से आपको बोर्ड 3 मार्क्स का सवाल पूछिए, नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमको ये बताना है कि नेशनल इनकम एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, 3 मार्क्स के लिए। तो जितना भी इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा सारा कुछ ले जाके लिख देना, आपका पूरा आंसर हो जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। और ज्यादा लैंग्वेज हार्ड भी नहीं है, डरो मत कि भैया इतना बड़ा आपने लिखवा दिया, हम याद कैसे करेंगे। मैं समझा रहा हूं, उससे ही आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि भैया हाँ ये तो हम लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय अ कंट्री इन अ ईयर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से नेशनल इनकम समझा देता हूं। मान लो कि हमारे देश में 10 शूज बना, उसकी कीमत है 100 रुपए। हमारे देश में 5 कप बना, कप की कीमत है 5 रुपए। हमारे देश में क्या बोलते हैं, मान लो कि 2 बन गया, चप्पल बना दिया, चप्पल नहीं यार कुछ और ले लेते हैं, 2 बल्ब बना, उसकी कीमत है 20 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 100, 120 और 125 रुपए। देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बना उसकी टोटल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो मैंने लाइंस लिखी हैं वो आपके आंसर को बड़ा करने के लिए लिखा है। आप जब इसको पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा और बोलोगे भैया ये तो हम लोग लिख ही लेंगे। इफ द नेशनल इनकम ग्रो फास्ट द कंट्री इज डेवलपिंग रैपिडली। नेशनल इनकम तेजी से बढ़ेगा, डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। इफ द ग्रोथ इज स्लो द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो। नेशनल इनकम की अगर ग्रोथ स्लो होगी तो डेवलपमेंट भी लो होगा। इफ द नेशनल इनकम रिमेन द सेम डेवलपमेंट इज स्टेबल। नेशनल इनकम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। हम लोगों ने 2020 के अंदर भी 20 रुपए कमाए, 2021 के अंदर भी हम लोग ने 20 रुपए कमाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम में कोई भी चेंज नहीं आया। इस कंडीशन में जो डेवलपमेंट होगा वो स्टेबल होगा। इफ द नेशनल इनकम फॉल्स इट शो अंडर डेवलपमेंट और बैकवर्डनेस। अगर हमारा नेशनल इनकम नीचे गिर रहा है, मान लो कि हम लोगों ने 2020 के अंदर 20 रुपए कमाया, 2021 के अंदर हम लोगों ने 15 रुपए कमाया, 2022 के अंदर हम लोग ने 10 रुपए कमाया, जो हमारी नेशनल इनकम है वो ड्रॉप होते जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलपमेंट है या हम लोग पीछे जा रहे हैं। अब नेशनल इनकम की लिमिटेशंस को जान लेते हैं। तो 3 मार्क्स के अंदर आपको ये लिमिटेशंस भी लिखना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। अब यही सेम सेक्शन से आपको वो 2 मार्क्स के भी सवाल पूछे है कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। हम लोगों को नेशनल इनकम के लिमिटेशन बताने हैं एज एन ग्रोथ या डेवलपमेंट इंडिकेटर। यहां पे हम लोग देखते हैं पहला, डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भैया ये तो कभी सुना ही नहीं था हमने, ये क्या है? समझाता हूं, एग्जांपल देखो। अ कॉटन फार्मर सेल रॉ कॉटन टू टेक्सटाइल मिल फॉर 5,000। एक फार्मर ने कॉटन बेच दिया एक मिल वाले को 5,000 रुपए में। कॉटन समझो ना, कॉटन रुई को फार्मर ने एक फैक्ट्री के मालिक को बेच दिया 5,000 में। द टेक्सटाइल मिल यूज द कॉटन टू मेक क्लोथ एंड सेल इट फॉर 10,000। ये जो 5,000 का कॉटन लेके गया था मिल का मालिक, उससे उसने कपड़ा बना दिया और उसको बेच दिया उसने 10,000 रुपए में। आगे, A tailor then used that cloth to make shirt and sell them for 15,000। अब टेलर ने वही 10,000 का कपड़ा लिया और उससे शर्ट बना के बेच दिया उसको 15,000 में। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5,000, 10,000, 15,000, टोटल कितना आया? 30,000। हम लोग इस तरीके से इन सारी चीजों को नहीं काउंट कर सकते, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डबल काउंटिंग। कि एक ही प्रोडक्ट का बार बार अगर आप पैसा काउंट कर ले रहे हो तो हम लोग इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग।
5,000 का कॉटन था, उसी 5,000 के कॉटन को 10,000 में बेचा, फिर उसी को 15,000 में बेचा, तो हमने तीनों की वैल्यू को मिला के बोल दिया 30,000 रुपए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। हम लोग इस तरीके से नेशनल इनकम के अंदर ये सारी चीजों को नहीं जोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा, ये एक गलत इनकम दिखाएगा। असली में बिका कितने का है? 15,000 का, बट नेशनल इनकम में कितने का दिखेगा? 30,000 का। तो ये कोई तरीका नहीं है इनकम को काउंट करने का, ये गलत है और ये लिमिटेशंस है नेशनल इनकम के अंदर ऐसी इनकम को काउंट करना। प्रोडक्ट मेड फॉर सेल्फ यूज आर नॉट काउंटेड। समझाता हूं, घबराओ मत। A carpenter built furniture such as table, chair for his own home instead of selling them in the market. Since these items are made for personal use and not sold, they do not generate income. एक फार्मर ने अपने घर का फर्नीचर का काम किया, उसने चेयर बनाया, टेबल बनाया और उसने इस चीज को अपने घर में लगा दिया। उसने ये सारी चीजों को बेचा नहीं, तो ऐसी चीजों को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते। ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग अगर कोई भी चीज का प्रोडक्शन अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो हम उनको नेशनल इनकम में कैसे काउंट करेंगे। आगे देखो, डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर इज हार्ड टू मेजर। डेप्रिसिएशन क्या है ये आपको पता ही होगा, अपने अकाउंट्स में देखा ही होगा कि सपोज कर लो आप एक कार लेके आए तो ईयर बाय ईयर उस कार की वैल्यू नीचे गिरती जाती है, तो हम लोग जान जाते हैं कि वहां पे डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन को कैसे हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करें, ये भी एक दिक्कत है। एग्जांपल से समझो, अ फैक्ट्री मशीन में लास्ट 10 ईयर इफ यूज केयरफुली बट ओनली 5 ईयर इफ यूज हैवीली मेक इट हार्ड टू डिसाइड द एग्जैक्ट एनुअल डेप्रिसिएशन। एक मशीन है, एक इंसान ने उसको अच्छे से इस्तेमाल किया तो वो 10 साल चल गया, एक इंसान उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो वो 5 साल चला। ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे हर साल उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को काउंट करें, ये दिक्कत आ जा रही है। आगे देखो, इलीगल इनकम, टैक्स एवेशन एंड बार्टर ट्रांजैक्शन आर मिस। ये जो सारी चीजें हैं वो नेशनल इनकम से निकल जाती हैं। कैसे, अभी समझते हैं। इलीगल इनकम, एग्जांपल देखो, अ पर्सन सेल ड्रग्स एंड अर्न 50,000 अ मंथ। एक इंसान है, गवर्नमेंट को ऐसा बोलता है कि मैं 50,000 रुपए कमा के आया हूं, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है क्या काम करते हो? मैं ड्रग्स बेचता हूं। बोले 2 लप्पड़ मारूंगा ना, ड्रग्स बताया, चल जेल में। तो वो इंसान डर के मारा बताएगा ही नहीं कि उसने ड्रग्स बेच के 50,000 रुपए कमाया है, तो इस इनकम को तो हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो डर के मारा बताएगा ही नहीं। आगे, टैक्स एवेशन अनरिपोर्टेड इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक मनी। यहां पे पढ़ते हैं, अ शॉपकीपर एक्सेप्ट 10,000 कैश सेल्स डेली बट डेलिबरेटली डज नॉट रिकॉर्ड देम टू अवॉइड पेइंग टैक्स। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के। एक इंसान पैसे कमा रहा है, मतलब एक शॉपकीपर पैसे कमा रहा है, 10,000 रुपए जो है वो कैश में रख लेता है और छुपा लेता है। क्यों छुपा लेता है? क्योंकि उसको उस 10,000 रुपए के ऊपर टैक्स ना देना पड़े। तब उसने 10,000 रुपए जो कैश में रखे थे उसको छुपा लिया, तो उसको नेशनल इनकम में हम लोग कैसे काउंट करेंगे? वो तो मिस हो जाएगा। बार्टर ट्रांजेक्शन, अ प्लम्बर रिपेयर अ फार्मर इरिगेशन पंप इन एक्सचेंज फॉर 10 kg राइस, नो मनी चेंज हैंड। एक फार्मर था, उसने एक प्लम्बर को बोला कि मेरे खेत में अभी पानी डालना है, मुझे मेरे पंप, मेरे सारे जो इक्विपमेंट है वो खराब हो गए हैं, तू थोड़ा सा उसको रिपेयर कर दे। प्लम्बर ने बोला ठीक है मैं रिपेयर कर दूंगा, पर बदले में तुम क्या करना कि मुझे 100 किलो राइस दे देना। तो फार्मर ने बोला चल डील डन। अब इस डील के अंदर पैसा तो एक्सचेंज हुआ ही नहीं। जब पैसा एक्सचेंज हुआ नहीं तो हम लोग इसको कैसे नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे? तो ये सारी दिक्कतें होती है जिसकी वजह से नेशनल इनकम के अंदर से इलीगल मनी, ब्लैक मनी और यहाँ पे बार्टर सिस्टम वाली मनी सब छूट जाती है, तो नेशनल इनकम को दिक्कत देती है ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, पीपल डूइंग मल्टीपल जॉब, एक इंसान अलग अलग काम कर रहा है। समवन वर्क इन अ शॉप एंड ऑल्सो फार्मर, नॉट ऑल देयर इनकम में बी काउंटेड। एक इंसान दुकान में भी काम करता है, फिर शाम को आके खेती भी करता है, तो गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि हम लोग इसकी कौन सी इनकम नेशनल इनकम में काउंट करें, ये भी दिक्कत है। डज नॉट अकाउंट फॉर पॉपुलेशन, इसको बहुत ध्यान से समझना, मजा आएगा। इफ पॉपुलेशन ग्रो फास्टर देन इनकम, डेवलपमेंट कैन बी नेगेटिव। पैसा हम लोग जितना कमा रहे हैं, अगर उससे तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी तो हम लोग नेगेटिव में आ जाएंगे। यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है, यहां पे देखो, अ कंट्रीज नेशनल इनकम राइज फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000 इन अ ईयर। एक ईयर के अंदर हम लोगों का इनकम लाख रुपए से 1,20,000 पे आ गया। बट इफ द पॉपुलेशन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम 1,000 टू 1,500, इनकम पर पर्सन फॉल फ्रॉम 100 टू 80। आपको मैं समझाता हूं, यहाँ पे पिछले वाले एग्जाम्पल को यहाँ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं मैं। हमारी पॉपुलेशन थी 1,000 की और इनकम कितना था?
1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए। फिर यहाँ पे पॉपुलेशन हो गई 1500 की और इनकम कितनी हो गई 1,20,000। दोनों कंडीशन को डिवाइड करते हैं। इनकम है 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए और पॉपुलेशन है 1000 की। इनकम है 1,20,000 रुपए और पॉपुलेशन है 1500। जब एक 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 यहाँ पे एक इंसान को कितना पैसा मिलेगा 100 रुपए। अब यहाँ पे कहते हैं एक 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 एक। अब मैं इसको अगर 15 से करूंगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 0। कितनी हो गई इनकम 80। पॉपुलेशन बढ़ेगी ज्यादा तो हमारी जो इनकम है वो ड्रॉप हो जाएगी। इनकम बढ़ रही है पर उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकम ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे देखो 1000 लोग थे, हम लोग 1 लाख रुपए कमा रहे थे, सबको मिल रहा था 100 रुपए। यहाँ पे हमने 1,20,000 तो बनाया बट उसके अगेंस्ट में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी जिसकी वजह से इनकम के अंदर फॉल आया। तो याद रखना पॉपुलेशन बढ़ेगी और उतनी इनकम नहीं बढ़ पाएगी तो जो इनकम है वो नेगेटिव में चली जाएगी। अब लास्ट वाला लिमिटेशन देखते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड। हर कंट्री का नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड अलग होता है। जैसे कि कुछ कंट्री प्रोडक्शन मेथड को यूज कर लेती हैं, कुछ कंट्री इनकम मेथड को यूज कर लेती हैं, कुछ कंट्री एक्सपेंडिचर मेथड को यूज कर लेती हैं। जिनको ये मेथड नहीं मालूम है मैं सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं। कुछ कंट्री प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करती है, मतलब जितना देश के अंदर सामान बना उसके ऊपर से हम लोग नेशनल इनकम काउंट कर लेंगे। कुछ कंट्री ने ऐसा बोला हम सामान बेच के जितना पैसा कमाएंगे, मतलब जितनी हमारी इनकम होगी उसके ऊपर हम नेशनल इनकम को काउंट कर लेंगे। कुछ कंट्री ने ऐसा बोला कि हम जितना खर्चा करेंगे उसके ऊपर हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो हर कंट्री का अपना मेथड है। अगर हर कंट्री अलग अलग मेथड को यूज करेगी तो हम लोग नेशनल इनकम को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट मेथड, मेक कंपैरिजन डिफिकल्ट। यही बात मैंने आपको सिंपल सी भाषा में पीछे समझा दी। अब आगे का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब यहां से बोर्ड आपको 2 और 3 मार्क्स दोनों के सवाल पूछी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड आपको इस सेक्शन से 2 मार्क्स का सवाल कैसे पूछती है। तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, स्टेट्स द फॉर्मूला टू फाइंड इट। 2 मार्क्स के लिए आपको इसके अंदर बताना है पर कैपिटा इनकम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। 3 मार्क्स के लिए कैसा सवाल पूछा जाएगा, एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम को एक्सप्लेन करना है एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब पर कैपिटा इनकम के अंदर जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीज लिख देना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम है क्या। तो पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री। एक सिंगल इंसान देश के अंदर कितना कमा रहा है हम लोग उसको इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, बट उसके साथ एवरेज लगा देना। वो जो इनकम निकली है वो किस में होती है, एवरेज में होती है, क्योंकि देश के एक सिंगल इंसान की सही एक्यूरेट इनकम बताना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग उसको किस में निकालते हैं, एवरेज में निकालते हैं। तो आपको कोई भी पूछे कि बताओ बेटा पर कैपिटा इनकम क्या है, तो अंकल पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान हमारे देश में कितना कमा रहा है उसको बोलते हैं। पर अंकल मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता, वो जो इनकम निकाली है मैंने पर पर्सन की वो होती है एवरेज में। आगे देखो, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज टोटल इनकम ग्रोस नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। फॉर्मूला है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना, मतलब कैसे लिखना वो देख लो। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। ये हो गया आपका पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना जो ये टोटल इनकम है यहाँ पे हो सकता है नेशनल इनकम एनआई और यहाँ पे टीपी टोटल पॉपुलेशन, ये सेम ही है सब। आप कहीं पे ऐसा देख लो कि भैया यहाँ पे दिया हुआ है एनआई, तो क्या ये गलत है, नहीं सही है। नेशनल इनकम टोटल इनकम एक ही बात है। एक और चीज लिखी हो सकती है ग्रोस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टीपी, ये भी एक ही बात है। ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल नेशनल इनकम को हमने किससे डिवाइड कर दिया, टोटल पॉपुलेशन से। तो ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं, बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से बोर्ड में लिख देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इनमें से कोई भी, मैं बोलूंगा कि आप ये वाला लिख देना, कोई भी नहीं, ये वाला लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप एंड कैसे करोगे, इन शॉर्ट इट टेल्स अस हाउ मच ऑन एवरेज ईच पर्सन अर्न इन अ कंट्री। पर कैपिटा इनकम आपको क्या बता रहा है कि एवरेज में हमारे देश का या किसी भी देश का एक सिंगल इंसान कितना पैसा कमा रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एंड कर देना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे।
अब पर कैपिटा इनकम के अंदर एक सवाल बोर्ड आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ लेती है, वाई पर कैपिटा इनकम इज बेटर देन नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम अच्छा इंडिकेटर क्यों है, इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे मैंने पहली लाइन में लिख दिया है, बिकॉज इट्स इंक्लूड पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन और लिविंग स्टैंडर्ड को काउंट करता है अपने अंदर, इसीलिए वो नेशनल इनकम से बेटर है। आगे समझते हैं। The main goal of development is to improve people's standard of living and per capita income, so this better than national income। मेन मुद्दा क्या है कि हम लोगों को देश में जो लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनकी जिंदगी को अच्छा करना है। तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छे से लोगों की जिंदगी को दिखाता है नेशनल इनकम के कंपैरिजन में, इसीलिए ये उससे ऊपर है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज लिख दी है जिससे आपको आंसर लिखने में काफी मदद मिलेगी। इफ पर कैपिटा इनकम ग्रो फास्ट, डेवलपमेंट फास्ट। पर कैपिटा इनकम ग्रो स्लोली, डेवलपमेंट इज स्लो। पर कैपिटा इनकम अगर सेम है तो डेवलपमेंट स्टेबल है। इट इज फॉल, डेवलपमेंट इज नेगेटिव। अगर पर कैपिटा इनकम नीचे गिर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि डेवलपमेंट नेगेटिव हो गया। तो ये मैंने आसान सी लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि आप आंसर बड़ा कर सको और आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़े। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ ह्यूमन वेलबींग। इंसान की वेलबींग अगर करना है तो पर कैपिटा इनकम उसका एक अच्छा टूल है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है। एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर। हमको ये बताना है कि पर कैपिटा इनकम के लिमिटेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे पहला वाला मैंने लिखा हुआ है, ओनली एन एस्टिमेट। The population is counted only once every 10 years. For the other year, we guess the population, so the per capita income is not exact. हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन काउंटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसस। तो हमारे देश में पॉपुलेशन काउंटिंग 10 साल में एक बार होती है। यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ। मान लो कि 2011 के अंदर हमारे देश में पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, तब हमको पता चला कि हमारे देश की जो आबादी है वो 100 करोड़ की है। अब 2011 के अंदर अगर मुझे पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। मान लो कि इस टाइम पे हमारे देश का जो नेशनल इनकम था वो था 100 करोड़ रुपए। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है पर कैपिटा इनकम का, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, निकल के आ गया 1। ठीक है। अब मेरे को अगर 2015 के अंदर पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो यहां पे हो गया मान लो नेशनल इनकम 120 करोड़ का। मैं मान के चलूंगा कि 2015 में हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 105 करोड़ हो गई होगी। मैं क्या कर रहा हूं, एस्टिमेट निकाल रहा हूं। अगर अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है ये क्या है, मेरा अंदाजा है, मेरा क्या है, एस्टिमेशन है। तो एक साल जब पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी तब आपने एक्यूरेट डेटा देखा, बाकी के जो 9 साल है उसके अंदर आप क्या करोगे, अंदाजा लगाओगे। जो पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट है हम लोग उसके अंदर 9 साल तक सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगा रहे होंगे, तो हमको एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सो ओनली एवरेज इनकम, समझाता हूं इसको। अ कंट्री हैज 5 पीपल, टोटल इनकम जो है 50,000 की है। एवरेज इनकम निकाला हमने, निकल के आया पर पर्सन की 10,000 रुपए। बट हम लोगों को यहां से ये पता चला कि एक जो इंसान है अमीर वो अकेला 40,000 कमाता है, बाकी के जो 4 इंसान है वो 2,500 रुपए कमाते हैं। तो बट हम लोग को एवरेज कितना दिख रहा है, 10,000। भैया क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस एग्जाम्पल को मैं लिख के आपको समझाता हूं। टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 50,000। पॉपुलेशन कितनी है टोटल, वो है 5 लोगों की। अगर हम लोग इसका पर कैपिटा इनकम निकालने जाएंगे तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी निकल के आएगी, 10,000 पर कैपिटा इनकम, यानी हर इंसान की इनकम कितनी है, 10,000 रुपए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टोटल 5 लोग थे, उनमें से जो 4 लोग हैं वो चारों लोग 2,500 रुपए कमा रहे हैं, और इकलौता अकेला अमीर आदमी अकेले 40,000 रुपए कमा रहा है। तो जब हम लोग पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग एवरेज देखते हैं। अब जब हम लोग एवरेज देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है बाप रे सारे के सारे 10,000 कमा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक इंसान अकेले 40,000 कमा रहा है, बाकी के 4 लोग मिलके सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम हमको एवरेज दिखाता है, एक्चुअल कंडीशन नहीं दिखाता है। अब आगे वाला लिमिटेशन देख लेते हैं, हार्ड टू कंपेयर बिटवीन कंट्रीज। समझाता हूं। ईच कंट्री यूज इट्स ओन मनी, सो वी मस्ट कन्वर्ट टू यूएस डॉलर टू कंपेयर। हर कंट्री अपने अपने करेंसी के अंदर पर कैपिटा इनकम निकालता है,
बट जब हम लोगों को एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम दूसरे कंट्री के पर कैपिटा इनकम के साथ कंपेयर करना होता है, तब हम लोगों को अपने देश के पैसे को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप सबको पता है कि रुपीस और यूएस डॉलर की वैल्यू यानी ये जो एक्सचेंज रेट है ये हमेशा बदलता रहता है। एक समय पे हम लोगों को अगर एक यूएस डॉलर चाहिए तो 60 रुपए देना पड़ता था, आज के टाइम पे 80 से 85 रुपीस देना पड़ता है। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो जैसे एक्सचेंज रेट बदलेगा वैसे ही पर कैपिटा इनकम के वैल्यू में भी बदलाव आएगा, बट ये असली सच्चाई नहीं है। तो जब हम लोग यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों को यह याद रखना चाहिए कि एक्सचेंज वैल्यू बदलती रहती है, जिससे पर कैपिटा इनकम की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है जब हम लोग पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करेंगे किसी भी देश के पर कैपिटा इनकम के साथ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीक्यूएलआई यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहां से बोर्ड आपको 3 मार्क्स का एक सवाल पूछे, ये अब कैसे पूछिए उसको देख लो। एक्सप्लेन एन इंप्रूवमेंट इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोगों को पूरा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताना है कि कैसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ आ गई जिसकी वजह से इंसान की लाइफ में इंप्रूवमेंट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ किसके ऊपर फोकस करता है, तो इंसान कितने अच्छे तरीके से जिएगा उसके ऊपर फोकस करता है पीक्यूएलआई। किसके ऊपर फोकस कर रहा है, हाउ वेल पीपल लिव, एक इंसान कितने अच्छे से जी रहा है इसके ऊपर फोकस करता है पीक्यूएलआई का कॉन्सेप्ट। इट फोकस ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक वेलबींग, नॉट जस्ट इनकम। पीक्यूएलआई सिर्फ और सिर्फ इनकम के ऊपर नहीं, वो फोकस करता है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और इंसान का भला कैसे हो सके उसके ऊपर। जब भी हम लोग पीक्यूएलआई को मेजर करेंगे तो हम उसके अंदर दो चीजों को मेनली देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को, खाली पैसे को नहीं। तो पीक्यूएलआई के अंदर हम लोग पैसे को भी देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट को भी देखेंगे और इंसान के लाइफ की क्वालिटी को भी देखेंगे। तो पीक्यूएलआई का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि पीक्यूएलआई अगर हायर होगा तो लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। अब पीक्यूएलआई का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था, तो मॉरिस डेविस मॉरिस ने पीक्यूएलआई का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। याद रख लेना, 1 मार्क्स के लिए काम आएगा, या तो एमसीक्यू में काम आएगा या तो 1 वर्ड में काम आएगा। पीक्यूएलआई को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो पीक्यूएलआई को मेजर करने के लिए बेसिकली 3 मेन इंडिकेटर हैं। अब वो 3 मेन इंडिकेटर कौन कौन से हैं, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। भैया ये तीनों क्या है समझाता हूं आगे। अब यहाँ पे आपको पीक्यूएलआई का फॉर्मूला भी लिख देना है, टेक्स्ट बुक खोलना, उसके अंदर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, थोड़ा सा तो मेहनत खुद से कर लो। अब हम लोग जा रहे हैं 3 डिटर्मिनेंट ऑफ पीक्यूएलआई। भैया ये 3 डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये जो इंडिकेटर्स थे ना इनको हम लोग 3 डिटर्मिनेंट्स भी बोलेंगे। पीक्यूएलआई का इंडिकेटर या पीक्यूएलआई का डिटर्मिनेंट्स एक ही है। ये तीनों पीक्यूएलआई के इंडिकेटर्स हैं और यही तीनों पीक्यूएलआई के डिटर्मिनेंट्स हैं, तो कंफ्यूज मत होना, डरना मत। अब पीक्यूएलआई के जो डिटर्मिनेंट्स है, यहां से बोर्ड आपको 2 तरीके से सवाल पूछे, एक 3 मार्क्स में पूछे, एक 2 मार्क्स में पूछे। ये तो 2 मार्क्स में कैसे पूछेगी, स्टेट द डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडेड इन द पीक्यूएलआई। हम लोगों को पीक्यूएलआई के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं उनके बारे में 2 मार्क्स में बोर्ड को बताना है पीक्यूएलआई के कॉन्सेप्ट के अंदर से। अब इसी डिटर्मिनेंट से 3 मार्क्स में किस तरीके से सवाल पूछे हैं, व्हाट आर द एस्पेक्ट इंक्लूडिंग इन पीक्यूएलआई यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग इसको अब समझते हैं। पहला है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन मतलब लिटरेसी। अब ये क्या है, सो हाउ मेनी पीपल कैन रीड एंड राइट। क्या होता है लिटरेसी रेट, एक इंसान पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो पढ़ा लिखा और लिटरेट इंसान है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग काउंट करते हैं लिटरेसी रेट के अंदर। हायर लिटरेसी रेट होगी तो बेटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस होगी। किसी भी देश के अंदर अगर लिटरेसी रेट हायर है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे अच्छा एजुकेशन है। अब आ जाओ दूसरा वाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है, कैसे पूछ रही है वो देखो, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये बोर्ड ने आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव फ्रॉम बर्थ। एक बच्चा पैदा हुआ तो हम लोगों ने बोला कि इंडिया के अंदर बच्चा 60 से 70 साल जिएगा। वही बच्चा जापान के अंदर पैदा हुआ तो लोगों ने बोला हमारे इधर ये 80 टू 85 ईयर जिएगा। वही बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो बोला गया कि 75 टू 80 ईयर्स जिएगा। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अब तो हमारी जिंदगी 60-65 साल की है। ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब एक बच्चा पैदा होता है हम लोग एक एवरेज एज उसकी डिसाइड कर रहे हैं कि 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
अगर इंसान अच्छा लंबा जी रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी है। अगर एक देश के अंदर अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा खाना और अच्छा पानी मिलेगा तो एक इंसान लंबा जिएगा, मतलब उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। तो एक देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस इंसान की हेल्थ के ऊपर, उस देश के हॉस्पिटल, फूड और प्योर ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर। लॉन्गर लाइफ मीन्स पीपल कैन वर्क एंड कंट्रीब्यूट मोर। जितना हम लंबा जिएंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा देश की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। जापान के अंदर पीपल 84 ईयर जीते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। अब अगला जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMR बोलते हैं। अब ये क्या है? नंबर ऑफ बेबीज हु डाई बिफोर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 बर्थ। दो चीज याद रखो, पर 1000 बर्थ और 1 ईयर। 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र पूरी करने के पहले मर जा रहे हैं, यानी डेथ हो जा रही है उनकी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्या याद रखना है? 1 साल की उम्र पूरा करने तक 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लोअर IMR, बेटर हेल्थ केयर सर्विस एंड चाइल्ड केयर। 1000 में से जितने कम बच्चों की डेथ होगी उतना अच्छा उस देश का हेल्थ सिस्टम होगा और बच्चों को केयर करने की सर्विस भी अच्छी होगी। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी PQLI का फॉर्मुलेशन कैसे होता है। ईच इंडिकेटर यानी लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज गिवन 100 वेटेज। ये तीन चीजों को सबको 100 मार्क्स दिया गया है। Based on country's performance in each indicator, it graded between 0 to 100। जिस तरीके से कंट्री के अंदर इनके ऊपर काम होगा उस हिसाब से हम लोग 0 से 100 के बीच में इनको मार्क्स देंगे। एग्जांपल से समझाता हूं, एक देश है उसके अंदर लिटरेसी रेट को मिला 80, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मिला 70, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को मिला 60। अब हम लोग क्या करेंगे आगे? द ग्रेड ऑफ ऑल थ्री इंडिकेटर आर एडेड। ये तीनों को यानी 80, 70, 60 को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। टोटल कितना आया? 210। अब आगे क्या करना है? द सम इज डिवाइडेड बाय 3 टू गेट एन एवरेज। हम लोगों ने क्या किया? इन तीनों को डिवाइड कर दिया, किससे? 3 से। तो हमारा कितना आ गया? 70। तो दिस इज द PQLI ऑफ द कंट्री। तो PQLI कितना निकला? 70। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं PQLI का। अब हम लोग PQLI के इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट PQLI, PQLI इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100। कितने के बीच में होगा? 0 से 100 के बीच में होगा। अगर PQLI 100 के क्लोजर है तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे सारी चीजों का परफॉर्मेंस बेटर है। सारी चीजों में कौन कौन सी? लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जब भी मैं PQLI के अंदर बोलूंगा सारी चीजें, तो आपको ध्यान रखना होगा लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर क्लोजर टू 0 हुआ तो ये सारी चीजों का जो परफॉर्मेंस है वो बकवास है किसी भी देश के अंदर। PQLI कैन बी यूज टू कंपेयर कंट्री, स्टेट और रीजन। PQLI से हम लोग किसी भी देश का लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इजीली कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का। हायर PQLI मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोअर PQLI लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं इसको आपको समझाता नहीं हूं, आपने समझ लिया होगा मैंने जिस तरीके से बोला है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ PQLI, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो PQLI अपने अंदर लिटरेसी, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तीनों को जोड़ता है। ये तीनों अगर जुड़ेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंसान का, ह्यूमन का भला होगा ही होगा। ये पहला पॉजिटिव पॉइंट है। बेटर देन पर कैपिटा इनकम बिकॉज इट्स सो मोर देन जस्ट इनकम। पर कैपिटा इनकम के अंदर हम लोग सिंगल इंसान की इनकम को जोड़ रहे थे, बट जिंदगी को जीने के लिए एजुकेशन, हेल्थ की भी जरूरत पड़ती है। तो PQLI इन सारी चीजों को भी जोड़ता है, इसीलिए ये पर कैपिटा इनकम से भी अच्छा है। कैन कंपेयर कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्री और स्टेट। हम लोग इजीली PQLI को किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, देश के किसी भी ग्रुप के साथ, और किसी भी स्टेट का PQLI कंपेयर करके बता सकते हैं कि वहां पे कितना एजुकेशन की कमी है, वहां पे कितना हेल्थ खराब या अच्छा है। कैन ऑल्सो कंपेयर अर्बन रूरल एरिया और मेल वर्सेस फीमेल पॉपुलेशन। हम लोग PQLI के कॉन्सेप्ट से शहर और गांव के भी एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग एक देश के अंदर मेल और फीमेल की भी ये तीनों चीजों की कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ PQLI भी करवा दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ PQLI एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे समझते हैं ओनली 3 इंडिकेटर। PQLI के अंदर 3 मेन इंडिकेटर है। कौन कौन सी?
लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बट एक चीज याद रख के चलो कि एक कंट्री है, उसके अंदर लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें अच्छी हैं, बट उस देश के पास इनकम नहीं है और उस देश के लोगों के पास काम नहीं है। तो PQLI ना तो इनकम के ऊपर ना तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करता है, तो ये इसकी पहली बुराई हो गई। गिव ओनली एन एवरेज, यहाँ पे ध्यान देना, लिटरेसी रेट का मार्क्स मिला 90, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मार्क्स मिला 50, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मार्क्स मिला 80। जब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 73। बट यहाँ पे देखना एक चीज की कमी है, एवरेज कितना गया 73, बट उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 है। इस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेकार है, बट जब आप एवरेज देखोगे तो आपको लगेगा यार यहां तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है। तो ये क्या दिखाता है, एवरेज। इस एवरेज की वजह से हम लोगों को एक्चुअल चीजें नहीं दिख पाती हैं, ये भी कमी है PQLI की। इक्वल वेटेज इज नॉट फुल्ली करेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं, infant mortality rate might be more important than literacy in some country but both get equal 100% weightage। यहाँ पे तीन चीजें हैं, जैसे देखो लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आप सबको पता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने और जीने का सवाल। 1000 बच्चे में से कितने बच्चे मर जा रहे हैं, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आप जीने मरने के कॉन्सेप्ट को भी 100 मार्क्स दे रहे हो, आप पढ़ाई को भी 100 मार्क्स दे रहे हो। मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो मैं इसको देता 120 मार्क्स, फिर मैं एजुकेशन को देता 110 मार्क्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मैं देता 105 मार्क्स। ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो समझने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मरना जीना, तो इसको 120 मिला, उसके बाद मैंने लिटरेसी को 110 दिया। तो यहां पे जिंदगी में जिस चीज का रोल ज्यादा है उसको ज्यादा मार्क्स देना चाहिए, जिसका रोल कम है उसको थोड़ा कम मार्क्स देना चाहिए। बट PQLI ने सबको इक्वल वेटेज दे दिया है, ये बात गलत है और इससे हम लोग रियल ग्रोथ को नहीं फाइंड कर पाएंगे।